नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर की सीरीज मैंने शुरू की है, उसका जो भाग 2 है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। पूरे 20 नंबर की यह सीरीज है। आपके पीईटी परीक्षा में 20 नंबर के प्रश्न इन दो टॉपिक से पूछे जाएंगे, सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर्स थे। तो 20 नंबर का आपका कंप्लीट तैयारी जो है इस एमसीक्यूज और सीरीज़ के माध्यम से आपकी हो जाएगी। इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है और लगभग 15 दिन तक यह लगातार क्लास चलने वाली है जब तक आपकी परीक्षा न हो जाए। तो कंप्लीट 20 नंबर इसके माध्यम से आपके जो हैं तैयार हो जाएंगे अगर आप इस सीरीज को डेली बेसिस पर फॉलो करते रहते हैं तो 10 नंबर का यह सीरीज आपका 10 नंबर का आपका जीए पूछा जाएगा और 10 नंबर का आपसे करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। टोटल 20 नंबर जो हैं इन दो टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो इस मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की सीरीज का यह पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो हमारी पीडीएफ की सहायता से आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो अभी तक जितनी भी पीडीएफ हमने बनाई हैं या जितनी भी क्लासेस मैंने अपलोड की हुई हैं उनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मात्र 299 रुपये में आपको सभी पीडीएफ जो इंपॉर्टेंट है प्रोवाइड करवा दी जाएंगी जो अभी तक पढ़ाई गई हैं। तो इस नंबर पे आप जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिएगा। बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न का जवाब देने की आप कोशिश करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है गोवा का लोक नृत्य है, आपसे पूछा जा रहा है। इसमें से गोवा का लोक नृत्य कौन सा है? फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको इस सीरीज के माध्यम से दी जाती है जिससे आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके जीए और करंट अफेयर्स की। तो जो गोवा का लोक नृत्य है इसमें से कौन सा है तो आप याद कर लीजिएगा, फुगड़ी। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी वाला है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो फुगड़ी है ना, यह गोवा का लोक नृत्य है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो फुगड़ी है यह गोवा का लोक नृत्य है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में यह डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला क्या है प्रश्न, किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय विश्व कप जीता था? खेल से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो खेल का यह टॉपिक है। आपको बताना है कि दूसरा जो पुरुषों का एक दिवसीय विश्व कप है भारत ने कब जीता था। तो पहला तो हमने विश्व कप जीता था पुरुषों का 1983 में कपिल देव की कप्तानी में, और दूसरा वाला जो पुरुषों का एक दिवसीय विश्व कप था 50 ओवर वाला, उसको हमने जीता था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2011 में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा 2011 में, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। 2011 के वर्ल्ड कप में कप्तानी किसके पास थी? तो महेंद्र सिंह धोनी के पास थी। क्या बता सकते हैं कि 2011 का वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित किया गया था? आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा 2011 का जो वर्ल्ड कप है कहां पर आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स का है, भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस से का जो अनावरण है किस शहर में किया गया है? इंपॉर्टेंट है। 2 प्रश्न और ये करंट अफेयर्स के आपके सामने हैं। तो भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का जो अनावरण है कहाँ पर किया गया है? फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो इस बस का जो अनावरण है मुंबई में किया गया है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंबई में हाल ही में हमारे जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, उन्हीं के द्वारा भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस सेवा का शुभारंभ किया गया। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तथा इस बस का नाम क्या है? तो इस बस का नाम है स्विच। आप याद कर लीजिएगा, इस बस सेवा का नाम है स्विच EIV22। तो इसका नाम भी इम्पॉर्टेंट है, तो एक बार इस नाम को भी आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया? भारत का पहला जो 3D प्रिंटेड कॉर्निया है किस शहर में विकसित किया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो भारत का पहला जो 3D प्रिंटेड कॉर्निया है किस शहर में विकसित किया गया है? तो हैदराबाद में। हैदराबाद में कहाँ? तो IIT हैदराबाद। जो IIT हैदराबाद है, इसी IIT हैदराबाद संस्थान में 3D प्रिंटेड कॉर्निया विकसित किया गया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, तथा यह भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? IIT हैदराबाद में इसको बनाया गया है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला यहाँ पे पूछी जा रही हैं। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न पुरस्कार से एक प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी जो है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। आप याद देखिएगा, जो भारत रत्न पुरस्कार है यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो आप इसे याद कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भारत रत्न पुरस्कार से रिलेटेड अपलोड किए गए हैं, तो आइए इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है, भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वह कौन सा है? तो भारत रत्न है। पहली चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसकी जो शुरुआत है और हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा 1954 में की गई थी, यानी कि 1954 से जो है यह पुरस्कार वितरित किया जा रहा है, भारत रत्न पुरस्कार। उस समय हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा प्रारंभ में, यानी कि जब यह पुरस्कार देना शुरू किया गया था, तो प्रारंभ में यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, परंतु 1966 से यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। तो ये चीज़ भी आप याद देखिएगा। इसके अलावा इसका प्रतीक एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि के साथ देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा हुआ है। तो आप इसे याद देखिएगा। प्रतीक इसका क्या है? तो एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि के साथ देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। तो ये बेसिक पॉइंट आप याद देखिएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट विजेताओं के भी नाम यहाँ पे लिखे गए हैं भारत रत्न जिनको दिया गया है। तो सबसे पहला जो भारत रत्न पुरस्कार था 1954 में वितरित किया गया था, 3 लोगों को दिया गया था। आप याद रखिएगा, पहला जो भारत रत्न पुरस्कार था 3 लोगों को दिया गया था 1954 में। C राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो इन 3 लोगों को पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। फिर 1966 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पहला मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार था 1966 में दिया गया था। किसको? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को। तो इसके बाद इनके बारे में आप याद देखिएगा। इसके बाद इंदिरा गांधी को 1971 में दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार, और इसके बाद मदर टेरेसा को 1980 में दिया गया था। 2001 में स्वर कोकिला लता मंगेशकर को दिया गया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया लता मंगेशकर जी का। इनको 2001 में भारत रत्न दिया गया था। इसके अलावा 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी भारत रत्न दिया गया था। इसके बाद 2015 में 2 लोगों को दिया गया था। मदन मोहन मालवीय जी को मरणोपरांत दिया गया था, और अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में दिया गया था। तो आप इसे याद देखिएगा, यानी कि 2015 में 2 लोगों को दिया गया था। एक आपके थे मदन मोहन मालवीय जी जिनको मरणोपरांत दिया गया था, वहीं 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी दिया गया था। क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि एकदम लेटेस्ट का जो आपका भारत रत्न पुरस्कार है किसको दिया गया है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है, इनका जवाब देने की आप कोशिश करिए। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी और बेहतर होती रहेगी। तो जो भी प्रश्न मैं एक्स्ट्रा आपसे पूछूं उनका जवाब देने की आप कोशिश जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला पूछा जा रहा है, कौन थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी आशा पूर्णा देवी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही जाएगा। आशा पूर्णा देवी जो है यह भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका डी यहाँ पे दिया गया है ना, बहुत ही ऑप्शन डी आपका 100% सही है। तो आप इसे याद देखिएगा। इसके अलावा कुछ और पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। पहली चीज़ तो ये आपको याद रखनी है, जो है यह हमारा साहित्यिक पुरस्कार है। तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार दिया गया था 1965 में। आप याद देखिएगा
पहली बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था 1965 में दिया गया था। किसको दिया गया था? तो कवि थे जी शंकर कुरूप, मलयालम कवि थे। आप याद देखिएगा, मलयालम कवि थे जिनका नाम था जी शंकर कुरूप। तो इन्हीं को जो है पहला दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 का। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था किस भाषा के कवि को दिया गया था? तो मलयालम भाषा के कवि जी शंकर कुरूप को दिया गया था पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत को। आप याद देखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चिदंबरा के लिए हिंदी के लिए पहला जो है मतलब हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। तो इनके बारे में भी आप याद देखिएगा, उनकी रचना और जो है चिदंबरा के लिए। तो जो बेसिक पॉइंट आपके बन सकते थे, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड, मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद एकदम लेटेस्ट का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है मैंने आपको पढ़ा दिया है। करंट अफेयर्स का जो टॉपिक मैं चला रहा हूँ, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज, उसमें मैंने लेटेस्ट के अवार्ड्स एंड ऑनर को कंप्लीट करवा दिया है। तो लेटेस्ट के विजेताओं की सूची देखने के लिए आप उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, जो पुरस्कार और सम्मानों का मैंने बनाया हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी थी। ये पहली महिला थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये बांग्ला भाषा की लेखक थी। किस भाषा की? तो बांग्ला भाषा की ये लेखिका थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, सीमा सड़क संगठन, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीमा सड़क संगठन के द्वारा इस्पात यानी कि स्टील के कचड़े से रोड कहां पर बनाया जाएगा? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस्पात स्लैग रोड यानी कि स्टील के कचड़े से जो रोड है कहां पर बनाएगा? सीमा सड़क संगठन। काफी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो जो BRO है हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम सीमा सड़क संगठन कहते हैं, यह इसका पहला रोड होगा जो स्टील स्लैग के द्वारा बनाया जाएगा, यानी कि जो स्टील के कचरे होते हैं उन्हीं से बनाया जाएगा। तो सीमा सड़क संगठन के द्वारा यह जो रोड है इस्पात स्लैग रोड, जिसको हम स्टील स्लैग रोड भी कहते हैं, तो यह अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, भारत में स्टील स्लैग रोड पहले भी बनाया जा चुका है, कुछ महीने पहले बनाया गया था, लेकिन वो सीमा सड़क संगठन के द्वारा नहीं बनाया गया था। तो वह किसके द्वारा बनाया गया था? तो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप याद देखिएगा, CRRI, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसी के द्वारा जो है सूरत के हजीरा में, कहाँ? तो सूरत के हजीरा में जो है पहला स्टील स्लैग रोड बनाया गया था, परंतु कंपनी अलग थी, संस्थान अलग था जिसके द्वारा यह बनाया गया था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दो संस्थान हैं, तो BRO अपना इस्पात स्लैग रोड बनाएगा पहला, BRO अरुणाचल प्रदेश में बनाएगा, और इससे पहले CRI ने सूरत के हजीरा में अपना इस्पात स्लैग रोड निर्मित कर दिया था। तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हाल ही में? तो यह देश है अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा चेन्नई में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये चारों ऑप्शन जो आपके सामने देख रहे हैं, इन चारों ऑप्शन में कौन कौन से संस्थान स्थित हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। यह टॉपिक, संस्थान का टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है PET के। तो चारों ऑप्शन में जो जो संस्थान स्थित हैं उनको यहाँ पे हम देखेंगे। तो कानपुर जो ऑप्शन में आपके था, कानपुर के 2 संस्थान आपको याद रखने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर के यहाँ पे बात हो रही है। तो राष्ट्रीय सरकरा संस्थान आपको कानपुर में मिलेगा, और इसके अलावा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये दोनों आपको कानपुर में मिलेंगे। इसके बाद दिल्ली में आपके 4 संस्थान याद रखने पड़ेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली में है, भारत मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली में है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आपका दिल्ली में है। तो इसको आप याद देखिएगा। इसके बाद लखनऊ में भी आपके
3 से 4 संस्थान हैं, जैसे केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी आपका लखनऊ में है, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान भी आपका लखनऊ में है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और चेन्नई में 2 संस्थान हैं, एक तो आपके प्रश्न में दिया गया है केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान जिसका राइट आंसर है चेन्नई, वहीं चेन्नई में CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र भी है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। यानी कि 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए थे, तो इन चारों ऑप्शनों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट संस्थान स्थित हैं, इन 4 ऑप्शनों में वहाँ उनको भी मैंने पूरे डिटेल में बता दिया है। तो बहुत ही ज़्यादा यह इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत सारी एडिशनल जानकारी आपको देते चलता हूँ जिससे आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके GA और करंट अफेयर्स की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे मेरा थोड़ा सा फ़ायदा भी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। इस पुस्तक के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं कौन है। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, काफ़ी अच्छी बुक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबिन शर्मा के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा किसने लिखा है, तो रॉबिन शर्मा के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है यह पुस्तक, तो आप इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो ऑप्शन में आपके सामने दिए गए अरुंधति रॉय दिए गए हैं, स्टीफन हॉकिंस दिए गए हैं और मिस त्रिपाठी, इनके द्वारा भी कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें लिखी गई हैं, तो आइए उनको भी देख लेते हैं। तो इन चारों ऑप्शन के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले रॉबिन शर्मा जो आपके प्रश्न में दिए गए हैं, इनकी पुस्तक है फेमस द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, रॉबिन शर्मा की यह पुस्तक है। इसके बाद अरुंधति रॉय के द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं जो मैंने यहाँ पे अपलोड की हुई हैं। पहली पुस्तक इनकी आपको याद रखनी पड़ेगी, जो 100% एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। यह अरुंधति राय की काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, इसको बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके बाद अगली 2 पुस्तकें आप याद रख सकते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस और माई सेडियस हार्ट। ये भी पुस्तकें लिखी गई हैं अरुंधति रॉय के द्वारा। इसके अलावा अमिश त्रिपाठी भारतीय लेखक हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें ये लिखते हैं, जैसे द सीक्रेट ऑफ नागाज हो गया, लेजेंड ऑफ सुहेलदेव हो गया, इमॉर्टल इंडिया हो गया, मेलुआ के मृत्युंजय हो गया, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। ये कुछ पुस्तकें हैं जो लिखी गई हैं अमिश त्रिपाठी के द्वारा। इसके अलावा साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस की एक फेमस बुक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है। और भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा कहाँ पर शुरू की है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बेंगलोर में। कहाँ पर, तो बेंगलोर में SBI के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की गई है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, बेंगलोर में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। मंथन मंच भारत सरकार के द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है। मंथन मंच जो है भारत सरकार ने किस उद्देश्य के लिए शुरू किया है, आपसे पूछा जा रहा है। तो अनुसंधान और विकास के लिए, उद्योगों में मतलब अनुसंधान और विकास के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सहयोग के लिए भारत सरकार ने मंथन मंच नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है मंथन मंच। तो आप इसे याद रखिएगा, किसके लिए शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सहयोग के लिए, अनुसंधान और विकास में सहयोग के लिए। तो आप इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके माध्यम से जो भारत सरकार है, इसके माध्यम से भारत सरकार उद्योग की भागीदारी के निर्माण और पोषण के लिए जो है रिसर्च करेगी। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो है मंथन मंच स्टार्ट किया गया, यानी कि और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिए गए हैं और एक तरफ हेडक्वार्टर दिए गए हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक को हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये ब्रिक्स देशों का बैंक होता है। तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, जो कि पहला गलत दिया गया है, बीजिंग में नहीं है, ऑप्शन ए ही आपका गलत दिया गया, बाकी तीनों आपके सुमेलित हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। खाद्य एवं कृषि संगठन का रोम इटली में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। पहला ऑप्शन आपका गलत दिया गया था। तो आइए इन चार ऑप्शनों के बारे में बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और उनके हेडक्वार्टर आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो IMF की यहाँ पे बात हो रही है। तो IMF की स्थापना जो है 1945 में की गई थी। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा जो है IMF की प्रमुख हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। IMF की प्रमुख कौन है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हैं। इसके बाद FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन की यहाँ पे बात हो रही है। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। इटली के रोम में इसका हेडक्वार्टर है और क्यू ड्योंग जो है इसके वर्तमान में प्रमुख हैं। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है। और मार्कस प्राडो ट्राइजो ब्राज़ील के ये व्यक्ति हैं, इसके वर्तमान में प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं। नाटो काफ़ी न्यूज में था। तो नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी। ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर नाटो का। और जेंस स्टोल्टेनबर्ग वर्तमान में इसके प्रमुख हैं नाटो के। तो चारों संस्थान जो आपके ऑप्शन में दिए गए थे उनके बारे में पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे बता दी है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं आपको बताना है। तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन बी आपका 100% सही हो जाएगा। बाकी तीनों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला प्रश्न है, 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा, राजीव गांधी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे और जिनकी हत्या कर दी गई थी, तो इनका जयंती होती है 20 अगस्त को, जिसको भारत में सद्भावना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, राजीव गांधी। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है। द्विपक्षीय जो अभ्यास है उदार शक्ति, इसका आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण यह अभ्यास था। तो भारत और मलेशिया के मध्य इसका आयोजन किया गया। यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत और मलेशिया के मध्य। एलिफेंटा और कन्हेरी की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? आपको बताना है। एलिफेंटा और कन्हेरी की जो गुफाएं हैं किस राज्य में अवस्थित हैं। आपसे कला और संस्कृति के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो इसी का यह प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जवाब दीजिए इसका फटाक से। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया? एलिफेंटा और आपकी जो कन्हेरी की गुफाएं हैं दोनों ही आपको मिलेंगी मुंबई में। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, मुंबई में। तो ये दोनों गुफाएं आपको मुंबई में मिलेंगी। इसके अलावा 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो इन 4 जगहों पर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट भारत के पर्यटन स्थल स्थित हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। तो 4 ऑप्शन मुंबई, औरंगाबाद, चेन्नई और कन्याकुमारी हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं औरंगाबाद, मुंबई, चेन्नई, कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी में आपको मिलेगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल, काफ़ी फेमस है, आप इसे याद कर लीजिएगा, भारतीय पर्यटन स्थल है। चेन्नई में आपको मिलेगा सेंट जॉर्ज का किला, इसे आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा मुंबई में बहुत सारी जगह हैं, 4 जो इंपॉर्टेंट मुझे लगी उसको मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, लिखा हुआ है। एलिफेंटा की गुफाएं, कन्हेरी की गुफाएं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, गेटवे ऑफ इंडिया, ये 4 आपको मिलेंगे मुंबई में। इसके अलावा औरंगाबाद में 3 है, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं और बीबी का मकबरा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय पर्यटन स्थल भी आपको पढ़ना है, उसी का यह प्रश्न मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्थल को वर्ष 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कला और संस्कृति का यह प्रश्न है। आपको बताना है कि किस भारतीय स्थल को वर्ष 2021 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया था। तो यूनेस्को का जो विश्व धरोहर स्थल की सूची है, वर्तमान में भारत के 4 इसमें शहर शामिल है, मतलब 40 हो गए हैं यूनेस्को, और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल जो हैं भारत में 40 हो गए हैं। तो इसमें से लेटेस्ट वाले 2 हैं, एक हो गया आपका धौलावीरा गुजरात का और दूसरा हो गया आपका रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना का। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में
भारत में जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं ये 40 हैं। लेटेस्ट के 2 हैं आपके 2021 में जो शामिल किए गए हैं। तो इसमें से एक हो गया आपका रुद्रेश्वर मंदिर जो कि तेलंगाना का है, और एक आपका हो गया गुजरात का धौलावीरा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तथा गुजरात का जो धौलावीरा है यह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ए और बी आपका बिल्कुल सही है। गुजरात का धौलावीरा और तेलंगाना का रुद्रेश्वर मंदिर दोनों 2021 में शामिल किए गए थे। और वर्तमान में भारत में टोटल 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। 40वां कौन सा है? तो गुजरात का धौलावीरा। तो इसको मैंने पढ़ा दिया आपको। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश को भारत जो है डॉर्नियर विमान उपहार में दिया है? भारत ने जो डॉर्नियर विमान है उपहार स्वरूप किसको दिया है? तो श्रीलंका को दिया था, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारत ने श्रीलंका को उपहार स्वरूप जो है डॉर्नियर विमान हाल ही में दिया था। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया था? वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का जो पहला मैत्री स्टार्टअप था किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो मैत्री स्टार्टअप जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया है, इनका नाम है रतन टाटा जी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, रतन टाटा के द्वारा। अगला प्रश्न है, विधानसभा सदस्यों की का कार्यकाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विधानसभा जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? तो विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उसी का यह प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। तो विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है, 5 साल का होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से निचला सदन यानी कि लोअर हाउस किसे कहा जाता है? निचला सदन यानी कि लोअर हाउस किसे कहा जाता है? तो भैया लोअर हाउस हम किसे कहते हैं? तो लोकसभा को। आप याद रखिएगा, लोकसभा को भी लोअर हाउस कहा जाता है और विधानसभा को भी लोअर हाउस कहा जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यानी कि निचला सदन हम लोकसभा को भी कहते हैं, लोकसभा को भी निचला सदन कहा जाता है और विधानसभा को भी निचला सदन कहा जाता है। तो आप इसे याद रखिए, यानी कि प्रयुक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है इनके बारे में। तो लोकसभा को भी हम लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को भी हम विधानसभा को भी हम लोअर हाउस कहते हैं। इसके अलावा राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? तो हमारी जो राज्यसभा है इसको हम अपर हाउस के नाम से जानते हैं, उच्च सदन के नाम से जानते हैं राज्यसभा को। इसके बारे में आपको याद रखना है, जो हमारी राज्यसभा होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो राज्यसभा को हम जानते हैं किस नाम से? तो अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आपसे यह पूछी जा सकती है कि अपर हाउस किसे कहते हैं, लोअर हाउस किसे कहते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप ये चीज़ें आपको पता हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारी संसद जो है किनसे मिलकर बनी है? हमारी जो संसद है, संसद किससे मिलकर बनती है? तो हमारी संसद जो है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति जी से मिलकर बनती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, हमारी संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी से मिलकर बनती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा लोकसभा को हम अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा को हम निचला सदन कहते हैं, लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को हम अपर हाउस यानी कि उच्च सदन कहते हैं हम राज्यसभा को। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं जो हमारा राज्य विधानमंडल होता है, राज्य विधानमंडल में क्या होता है? राज्य विधानमंडल में एक आपका विधानसभा होती है, एक आपकी विधान परिषद होती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और वर्तमान में विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो वर्तमान में 6 राज्यों में आपको विधान परिषदें मिलेंगी। जिनके बारे में आप याद रखिएगा, वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा विधान परिषद को हम क्या कहते हैं? अपर हाउस कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। वहीं विधानसभा को हम क्या कहते हैं? तो विधानसभा को हम लोअर हाउस यानी कि निचला सदन कहते हैं। तो ये दोनों जो है विधानसभा और विधान परिषद राज्य विधानमंडल के पार्ट हैं, भाग हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निचला सदन किसे कहते हैं? तो लोकसभा को और विधानसभा को। लोकसभा आपके संसद का पार्ट है और विधानसभा आपका राज्य विधानमंडल का पार्ट है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल की शुरुआत की थी? स्माइल 75 पहल की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा की गई है?
तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो इसको शुरू किया गया उत्तराखंड के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, उत्तराखंड के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और भारत म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है कितने किलोमीटर की, आपसे पूछा जा रहा है। भारत के पड़ोसी देशों से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो भारत जो है म्यांमार के साथ कितनी सीमा साझा करता है? तो भारत जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है 1643 किलोमीटर की, यानी कि आप, और यहाँ पे 1643 होगा, यहाँ पे ऑप्शन आपके थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे 1643 किलोमीटर की जो सीमा है भारत साझा करता है किसके साथ? तो आपके म्यांमार के साथ। तो आप इसे याद देखिएगा, भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। वहीं भूटान के साथ 699 की, भूटान के साथ भारत जो है 699 की किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत जो है सबसे लंबी जो सीमा है बांग्लादेश के साथ साझा करता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, 4096 किलोमीटर। वहीं 1751 किलोमीटर की जो सीमा है भारत साझा करता है नेपाल के साथ। तो आप इसे याद रखिएगा, चारों मैंने बता दिया है। 1751 किलोमीटर की सीमा नेपाल के साथ, 1643 किलोमीटर की सीमा म्यांमार के साथ, इसके बाद आपका 699 किलोमीटर की सीमा भूटान के साथ, और 4096 किलोमीटर की जो सीमा है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी 26 मार्च 1971 को। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, 26 मार्च 1971 को। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है आपका यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, यूनाइटेड किंगडम। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय ध्वज फहराया? तो स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा, आप याद देखिएगा, स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा एक सैटेलाइट बनाई गई थी। स्पेस किड्स इंडिया के जो छात्र थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन्हीं के द्वारा एक सैटेलाइट बनाई गई थी जिसका नाम था आज़ादी सैट। तो इसी सैटेलाइट के माध्यम से यह झंडा फहराया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। तो आज़ादी सैट नामक जो सैटेलाइट था यह स्पेस किड्स इंडिया के छात्रों के द्वारा बनाया गया था, और इसी आज़ादी सैटेलाइट के माध्यम से ही इस भारतीय ध्वज को फहराया गया था स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्पेस किड्स इंडिया के छात्रों के द्वारा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। एक तरफ कंट्री दिए गए हैं और उनकी मुद्रा दी गई है, इसको आपको बताना है, सुमेलित करना है। एक तरफ देश और एक तरफ राजधानी दी गई है, तो इसको आपको सुमेलित करना है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? नॉर्वे की ओस्लो होती है, यानी कि ऑप्शन आपका ए का 2 हो जाएगा। लेबनान की बेरूत हो जाएगी, यानी कि बी का आपका 1 हो जाएगा। मिस्र की काहिरा हो जाएगी, यानी कि सी का आपका 4 हो जाएगा। क्यूबा की हवाना हो जाएगी, यानी कि डी का आपका क्या हो जाएगा? डी का आपका 3 हो जाएगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2, 1, 4, 3। इस प्रश्न में भी आपकी एक तरफ राजधानी दी गई है और एक तरफ देश दिया गया, एक तरफ राजधानी दी गई है, तो इसको भी आपको सुमेलित करना है। तो देश, राजधानी और मुद्रा आपसे पूछी जाएगी आपके एग्जाम में, तो उसी का यह प्रश्न है। तो आइए देख लेते हैं। तो कजाकिस्तान, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे एकदम लेटेस्ट में अपडेट किया गया है। नूर सुल्तान तो राजधानी थी ही, पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी अस्ताना। आप याद देखिएगा, पहले कजाकिस्तान की राजधानी हुआ करती थी अस्ताना। तो अस्ताना को चेंज करके नूर सुल्तान राजधानी कर दी गई थी, परंतु फिर हाल ही में नूर सुल्तान से कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी को अस्ताना कर लिया थी। अपडेट आपको पता होनी चाहिए। तो अब फिर से कजाकिस्तान की राजधानी आपकी अस्ताना हो गई है। इसके बाद कतर की राजधानी दोहा हो जाएगी, मंगोलिया की उलान बटोर हो जाएगी, वियतनाम की हनोई हो जाएगी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और कजाकिस्तान की लेटेस्ट में राजधानी हो गई है अस्ताना। ये सभी देश जो आपके सामने दिए गए हैं, इनकी मुद्रा भी मैंने यहाँ पे अपलोड की हुई है। तो 8 देश की राजधानी और मुद्रा आपको यहाँ पे मिल जाएगी।
वीडियो को पॉज करके इत्मीनान से इनको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको पढ़ने जाऊँगा। तो वीडियो को आप पॉज करके इत्मीनान से इसको आप पढ़ लीजिएगा। देश राजधानी मुद्रा आपसे पूछी जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? तो तमिलनाडु में आपको मिलेगा, मतलब यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश के अगस्त मलाई को जो है आंध्र प्रदेश के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, आंध्र प्रदेश के अगस्त्य मलाई को जो है आंध्र प्रदेश के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया गया। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक तरफ राज्य दिया गया है और एक तरफ राजधानियां दी गई हैं, तो इसमें से आपको बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न को आइए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, अगस्त मलाई आपका तमिलनाडु में है, ना कि आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी उसके लिए। यहाँ पे जो अगस्त मलाई है यह 5वां हाथी रिजर्व बन गया, कहाँ का? तो तमिलनाडु का। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तमिलनाडु में आपको मिलेगा अगस्त मलाई क्षेत्र, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, यह तमिलनाडु का 5वां हाथी रिजर्व बन गया है। आइए इसको देख लेते हैं, नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, पहला आपका सुमेलित है। मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी आपकी इम्फाल है, जो कि बिल्कुल गलत दिया गया। मेघालय की राजधानी इम्फाल नहीं होती बल्कि शिलांग होती है। मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी आपकी शिलांग है। तो इम्फाल कहाँ की राजधानी है? तो इम्फाल जो आपकी मणिपुर की राजधानी है। तो ऑप्शन बी आपका सुमेलित नहीं था। उसके बाद सिक्किम की राजधानी गंगटोक होती है। मिजोरम की राजधानी आपकी आइजोल हो जाएगी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तो आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं। राज्य राजधानी, उनके मुख्यमंत्री, उनका निर्माण और उनका राज्यपाल कौन है, ये चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे लिखी गई हैं। एक तरफ राज्य जो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं वो लिखे गए हैं, उनकी राजधानी क्या है, उनका निर्माण कब हुआ था, राज्यपाल कौन है वर्तमान में और मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में। सारी चीज़ें आपके सामने लिखी गई हैं। वीडियो को पॉज करके इसको आप इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यह हमारा लास्ट प्रश्न था। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।